हम पढ़ रहे हैं राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001. दिस इज एन एक्ट नंबर 1 ऑफ 2003 और ये हमारी सेकंड क्लास है. कल की क्लास में हमने कहाँ तक कवर किया था? सेक्शन 7 तक हमने पढ़ लिया था, राइट? ये जो एक्ट है 25 फरवरी 2003 पर एनफोर्स हुआ, 2003 पे इनेक्ट हुआ और 1 अप्रैल 2003 से एनफोर्स हुआ, राइट? ये डेट ऑफ इनेक्टमेंट, ये डेट ऑफ एनफोर्समेंट. इस एक्ट की जो एप्लीकेशन है वो है होल ऑफ राजस्थान पे एंड पर्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स. वर्ड आप याद रखेंगे. और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अलावा अगर मैं बात करूं तो कोई भी अदर एरिया, कोई भी अदर सिटी जहां पे स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी वहां पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा. पूरा का पूरा चैप्टर हमारा डिवाइडेड है 32 सेक्शंस में. सेवन चैप्टर्स एंड 32 सेक्शंस में ये पूरा का पूरा एक्ट हमारा डिवाइडेड है. सबसे पहला चैप्टर प्रिलिमिनरी जो हमने पढ़ा था, जिसमें सेक्शन नंबर 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट की बात करता है. डेफिनेशन क्लॉज है. सेकंड चैप्टर सेक्शन नंबर 2 हमारा डेफिनेशन क्लॉज है. सेक्शन नंबर 3 ये कहता है कि चैप्टर 2 और चैप्टर 3. चैप्टर 2 जो किससे डील करता है? चैप्टर 2 डील करता है रिवीजन ऑफ रेंट से और चैप्टर 3 डील करता है टेनेंसी से. तो चैप्टर 2 और चैप्टर 3 कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस में, पर्टिकुलर प्रेमिसेस पे एप्लीकेबल नहीं होंगे, राइट? उसमें मेनली हमने जो कैटेगरीज पढ़ी थी, अगर कोई गवर्नमेंट को दिया हुआ है, कोई देवस्थान या वक्फ की प्रॉपर्टी है, किसी फॉरेनर को दिया हुआ है, वो सारी हमने उसमें पॉइंट्स पढ़े थे. सेक्शन 4 की अगर मैं बात करूं, सेक्शन 4 आपको बताता है रेंट कैसे डिसाइड होगा. सो एज एग्रीड अमंग द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट. सेक्शन 5 ये बताता है कि रेंट का पेमेंट कैसे होगा. तो आप कैश में पेमेंट कर सकते हैं, आप चेक और डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट कर सकते हैं, आप मनी ऑर्डर से भी पेमेंट कर सकते हैं. सेक्शन 6 हमने देखा था. सेक्शन 6 डील करता है रिगार्डिंग द रिवीजन ऑफ रेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज फॉर द एग्जिस्टिंग टेनेंसीज. एग्जिस्टिंग टेनेंसीज का मतलब जो इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले से किराएदारियां चल रही थी. और फिर उसको भी हमने 2 पार्ट्स कर दिए थे, प्रायर टू 1950 एंड पोस्ट 1950, राइट? सेक्शन 7 था रिवीजन ऑफ रेंट अगेन ऑफ द न्यू टेनेंसीज. जो इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद में टेनेंसीज एंटर्ड हुई हैं, तो उनके रेंट के रिवीजन के लिए क्या प्रोसेस रहेगा. तो प्रोसेस बिल्कुल सिंपल था. 5% एनुअल for 10 years. After 10 years, merger, and again 5% and 10 years. ये प्रोसेस चलता रहेगा. 5% एनुअल रेंट इंक्रीज होगा. 10 years बाद वो जो 5% वाला अमाउंट है वो उसमें ऐड कर दिया जाएगा. देन अब ये न्यू बेस आ गया आपके पास. 11th ईयर से 5% किसका होगा? जो न्यू बेस आया उसका. ये चैप्टर नंबर 2 हमने देखा था रिवीजन ऑफ रेंट का. आज की क्लास की हमें शुरुआत जो करनी है वो सेक्शन 8 से करनी है. चैप्टर नंबर 3 का ये पार्ट है, टेनेंसी से रिलेट करता है. चैप्टर नंबर 3 में टोटल सेक्शन 8 है, सेक्शन 9 है और सेक्शन 10 है. 3 सेक्शन है, जिसमें से सेक्शन 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट में से है. सेक्शन 9 डील करता है एविक्शन ऑफ टेनेंट्स का, कि कौन कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे एक टेनेंट को एविक्ट किया जा सकता है, एक टेनेंट को बेदखल किया जा सकता है जो किराएशुदा परिसर है उससे.
डेफिनेशन क्लॉज की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेशन क्लॉज में मैंने आपको कहा था टोटल 4 डेफिनेशंस आपको ज्यादा अच्छे से याद रखनी है, जिसमें सबसे पहला हमारे पास में 2A एमिनिटीज को बताता है, 2C लैंडलॉर्ड को बताता है, 2 व्हाट इट वाज F प्रीमिसेस को बताता है, और 2I आपका टेनेंट को बताता है। ये 4 डेफिनेशंस आप अगेन एंड अगेन रीड करना, अगेन एंड अगेन पढ़ना, याद सभी करें बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर 4 डेफिनेशन में मैंने यहाँ पे इसके इंडेक्स सेक्शन लिखे हैं, इन्हें आप जरूर से बहुत अच्छी तरह से याद करना। और डेफिनेशन क्लॉज में यानी कि सेक्शन नंबर 2 में जो एक नई डेफिनेशन ऐड हुई थी वो है 2FA। 2FA डेफिनेशन किसकी है? रेंट अथॉरिटी की। रेंट अथॉरिटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो कौन से सेक्शन में होगा? सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेंट अथॉरिटी शैल बी एज पर सेक्शन 22A। क्या था बताइए अगर याद है तो, मैंने लिखवाया था आपको द डेफिनेशन ऑफ रेंट अथॉरिटी सेक्शन 2FA, और उसमें हमने देखा था 22A, राइट। सेक्शन 22A के अकॉर्डिंगली रेंट अथॉरिटी का कॉन्स्टिट्यूशन किया जाएगा। इसके बाद में हम आ रहे हैं डायरेक्टली अपने सेक्शन 8 की तरफ। कल की क्लास से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट अगर माइंड में है तो एक बार पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। हाँ प्लीज पूछिए। चैप्टर नंबर 3 से हम स्टार्ट कर रहे हैं जो टेनेंसी से रिलेट करता है। सेक्शन 8 हमें बताएगा लिमिटेड पीरियड टेनेंसी के बारे में। सेक्शन 9 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमें बताएगा एविक्शन ऑफ टेनेंट्स के ग्राउंड्स के बारे में, कि कौन कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जिस बेसिस पे हम टेनेंट्स को एविक्ट कर सकते हैं। और सेक्शन 10 हमें बताएगा राइट ऑफ लैंडलॉर्ड टू रिकवर इमीडिएट पोजीशन इन सर्टेन केसेस। पॉइंट नंबर 9 भी वही कह रहा है, इविक्शन ऑफ टेनेंट यानी टेनेंट को अपने मकान से बाहर निकाल देना। और सेक्शन नंबर 10 भी वही कह रहा है कि लैंडलॉर्ड अपने मकान का पोजीशन ले ले। तो बात तो वही है, लेकिन एक वर्ड यहाँ पे ऐड कर दिया है इमीडिएट पोजीशन। यहाँ पे प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा चलेगा। सेक्शन 9 में अगर आप इविक्शन के ग्राउंड्स लेते हैं तो थोड़ा सा प्रोसीजर बड़ा होगा, और अगर आप सेक्शन 10 में जाते हैं तो इमीडिएट पोजीशन आपको यानी कि बहुत कम समय में इसको शॉर्ट में प्रोसीडिंग को कंप्लीट किया जाएगा, प्लस उसके ग्राउंड्स कुछ डिफरेंट रहेंगे, और एक लिमिटेड पीरियड टेनेंसी का है। तो अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज हो सकता है कि जब हम कोर्ट में जाएंगे इन ग्राउंड्स को लेके तो हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा, या फिर ये तो कौन से वाले के लिए, इविक्शन करवाना है उन चीजों के लिए, या फिर अगर आप चैप्टर नंबर 2 के लिए कोर्ट में जाते हैं एनुअल रेंट रिवाइज करवाने के लिए तो क्या प्रोसीजर फॉलो होगा। या फिर अगर आप लैंडलॉर्ड हैं और आपने अपने टेनेंट को विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रॉपर्टी से जबरदस्ती बाहर निकाल दिया, उसका सारा सामान निकाल के बाहर रख दिया और जबरदस्ती उसको मकान से बेदखल कर दिया बिना कानूनी जो रास्ता है उसे अपनाए हुए, तो आपका जो टेनेंट है उसके पास में एक राइट है जिसको हम बोलते हैं रेस्टोरेशन ऑफ पोजीशन। तो रेस्टोरेशन ऑफ पोजीशन के लिए क्या प्रोसीजर होगा, इन 3 बातों को मैंने कहा, रिवीजन ऑफ रेंट के लिए, इविक्शन ऑफ टेनेंट के लिए एंड रेस्टोरेशन ऑफ पोजीशन के लिए जो प्रोसीजर स्पेसिफाई किया है वो प्रोसीजर भी हमें राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट में चैप्टर नंबर 5 में देखने के लिए मिलता है। चैप्टर नंबर 5 का में सेक्शन 14, सेक्शन 15, सेक्शन 16 को अगर आप देखेंगे तो उसमें हमें देखने के लिए मिलता है
रिवीजन ऑफ रेंट के लिए क्या प्रोसीजर है वो सेक्शन 14 हमें बताता है। किसी टेनेंट को इविक्ट करना अगर है तो इविक्शन ऑफ टेनेंट के लिए क्या प्रोसीजर होगा वो सेक्शन 15 हमें बताता है। और अगर किसी टेनेंट को जबरदस्ती बेदखल कर दिया गया है तो उसके रेस्टोरेशन ऑफ पोजीशन के लिए क्या प्रोसीजर है वो हमें सेक्शन 16 बताता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, प्रीलिम्स एग्जाम में आ चुके हैं कि इविक्शन ऑफ टेनेंट के लिए प्रोसीजर कौन से सेक्शन में स्पेसिफाइड है, रिवीजन ऑफ रेंट के लिए प्रोसीजर कौन से सेक्शन में स्पेसिफाइड है, रेस्टोरेशन ऑफ पोजीशन के लिए प्रोसीजर कौन से सेक्शन में स्पेसिफाइड है। ये इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ चुके हैं पहले, इसलिए मैं इनको स्पेसिफिकली आपको बता रहा हूं। तो ये याद रखिएगा, रिवीजन ऑफ रेंट यानी चैप्टर नंबर 2 सेक्शन 6 और 7 के लिए सेक्शन 14 का प्रोसीजर, इविक्शन ऑफ टेनेंट, इविक्शन ऑफ टेनेंट यानी कि सेक्शन 9 चैप्टर नंबर 3 सेक्शन 9 के लिए सेक्शन 15 का प्रोसीजर, एंड रिकवरी ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ पोजीशन के लिए नॉट रेस्टोरेशन ऑफ पोजीशन, मैं थोड़ा इसको गलत रीड कर गया, रिकवरी ऑफ इमीडिएट पोजीशन के लिए, रिकवरी ऑफ इमीडिएट पोजीशन के लिए सेक्शन 16 का प्रोसीजर। तो रिकवरी ऑफ इमीडिएट पोजीशन कहां हमें देखने के लिए मिलता है, सेक्शन 10 ऑफ चैप्टर नंबर 3। चैप्टर सेक्शन 9 तो हमें बताता है, सेक्शन 9 बताता है क्या, एविक्शन के ग्राउंड्स, और सेक्शन 10 बताता है रिकवरी ऑफ इमीडिएट पोजीशन। तो अगर आप सेक्शन 9 का केस सूट फाइल करते हैं तो आपको सेक्शन 15 का प्रोसीजर फॉलो करना होगा, और अगर आप सेक्शन 10 का सूट फाइल पिटीशन फाइल करते हैं तो आपको सेक्शन 16 का प्रोसीजर फॉलो करना होगा। और अगर आपने रिवीजन ऑफ रेंट के लिए सेक्शन 6 या सेक्शन 7 में पिटीशन फाइल की है तो आपको प्रोसीजर फॉर रिवीजन ऑफ रेंट दैट इज सेक्शन 14 के प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। याद रखिएगा, रिवीजन ऑफ रेंट चैप्टर नंबर 2 जो है ये कौन से रेंट के रिवीजन की बात कर रहा है, एनुअल रेंट का। रेंट दो ग्राउंड्स पे रिवाइज किया जा सकता है, एक तो एनुअल बेसिस पे और दूसरा एमिनिटीज के इंक्रीज या डिक्रीज करने पर। तो चैप्टर नंबर 2 जो अप्लाई होता है, चैप्टर नंबर 2 कौन से रिवीजन ऑफ रेंट की बात करता है, एनुअल रिवीजन ऑफ रेंट की। मैं सेक्शन 8 की तरफ बढ़ रहा हूं। सेक्शन 8 से हम अपनी आज की क्लास को शुरू कर रहे हैं। सेक्शन 8 जो स्पेसिफिकली बात करता है वो बात करता है लिमिटेड पीरियड टेनेंसी के लिए। लिमिटेड पीरियड टेनेंसी कितने टाइम पीरियड के लिए हो सकती है, कितनी बार उसे रिन्यू किया जा सकता है, और लिमिटेड पीरियड टेनेंसी के लिए एग्रीमेंट कौन कौन करेगा, किसे उसके लिए क्या एफर्ट्स करने, वो सब बातें इसमें लिखी हैं। तो देखिए, अ लैंडलॉर्ड may let out the premises for residential purposes। यहां पर्टिकुलरली स्पेसिफाई किया है कि सेक्शन 8 रेसिडेंशियल टेनेंसी के लिए ही एप्लीकेबल होगा, रेसिडेंशियल प्रीमिसेस के लिए ही एप्लीकेबल होगा। अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी है या कमर्शियल प्रीमिसेस है तो उस पर सेक्शन 8 नहीं लगेगा किसी भी कंडीशन में। तो एक इम्प्लाइड कंडीशन यहाँ पे समझ में आ रही है। हमने सेक्शन 6 और सेक्शन 7 में जो रिवीजन ऑफ रेंट के बारे में पढ़ा था, सेक्शन 6 और सेक्शन 7 में हमने रिवीजन ऑफ रेंट जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 5% 10 years एंड मर्जर। तो वो हमने जो पढ़ा था वो एप्लीकेबल किसके लिए हो रहा था, वो एप्लीकेबल हो रहा था कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे तो लिमिटेड पीरियड टेनेंसी कितने टाइम पीरियड के लिए, 3 years के लिए है, और जब 10 years का टाइम ही कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर मर्जर करने की तो कंडीशन ही नहीं आएगी। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चैप्टर नंबर 2 सेक्शन 6 एंड सेक्शन 7 में जो रिवीजन ऑफ रेंट की बात की गई है वहां पे वर्ड कमर्शियल या रेसिडेंशियल यूज नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि चैप्टर नंबर 8 में स्पेसिफाई किया गया है कि सेक्शन नंबर 8 में ये स्पेसिफाई किया गया है कि सेक्शन 8 सिर्फ रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए होता है, लिमिटेड पीरियड टेनेंसी सिर्फ रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए होती है, तो कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए लिमिटेड पीरियड टेनेंसी हो नहीं सकती और उनके लिए सेक्शन 6 और 7 एप्लीकेबल होता है। देखिए, a landlord may let out the premises for residential purposes for a limited period not exceeding 3 years। जो लिमिटेड पीरियड है वो नॉट एक्सीडिंग 3 years लिखने का मतलब है
पर्सन 6 महीने के लिए लेना चाहे, लिमिटेड पीरियड टेनेंसी में एंटर होना चाहे तो हो सकता है, यस। 1 ईयर के लिए यस, 2 ईयर्स के लिए यस, लेकिन किसी भी कंडीशन में वो 3 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सबसेक्शन 1 ने ये कहा। सबसेक्शन 2 कहता है इन सच केसेस द लैंडलॉर्ड एंड द प्रपोज्ड टेनेंट। यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि लिमिटेड पीरियड टेनेंसी के लिए किसे आपको यू कैन से एप्लीकेशन देनी है और वो एप्लीकेशन कौन देगा। तो साफ साफ लिखा है इन सच केसेस द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट एंड द प्रपोज्ड टेनेंट शैल सबमिट अ जॉइंट पिटीशन। जॉइंट पिटीशन का मतलब है ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ लैंडलॉर्ड जाए या सिर्फ टेनेंट जाए, दोनों को साथ में जाना पड़ेगा, एक जॉइंट पिटीशन फाइल होगी एंड दैट जॉइंट पिटीशन विल बी फाइल्ड बिफोर द रेंट ट्रिब्यूनल for permission to enter into the limited period tenancy and for grant of certificate for recovery of possession। तो जब limited period tenancy के लिए joint petition फाइल की जाएगी तो उसमें दो you can say relief claim किए जाएंगे। पहला, to grant the permission for limited period tenancy and secondly to grant the certificate for recovery of possession। जब कभी भी ये टाइम पीरियड, जितने पीरियड के लिए टेनेंसी में एंटर हुए हैं वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो पोजीशन वापस रिकवर कर सकेगा कौन, लैंडलॉर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ द सर्टिफिकेट फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन। सबसेक्शन नंबर 3 कहता है द रेंट ट्रिब्यूनल शैल ग्रांट परमिशन इमीडिएटली, ऐसा नहीं 6 महीने या साल भर तक वेट करते रहेंगे, इमीडिएटली एंड इशू सर्टिफिकेट फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ सच प्रेमिसेस एग्जीक्यूटेबल। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी ऑफ पोजीशन है, यानी कि सपोज 1 ईयर के लिए टेनेंसी में लिमिटेड पीरियड टेनेंसी के लिए एंटर हुआ है, मैक्सिमम पीरियड 3 ईयर्स है तो 1 ईयर के लिए भी हो सकता है। तो सपोज 1 ईयर के लिए लिमिटेड पीरियड टेनेंसी के लिए एंटर हुए तो जो रिकवरी ऑफ पोजीशन और कौन सी डेट पे एंटर हुए, टेक इट टू बी 1 जनवरी 2021। तो ये जो 1 ईयर है ये कब कंप्लीट होगा, दिस विल गेट कंप्लीटेड ऑन 31 दिसंबर 2021। जैसे ही डेट आएगी वैसे ही लैंडलॉर्ड क्या करेगा, लैंडलॉर्ड सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी ऑफ पोजीशन का यूज करेगा। लैंडलॉर्ड कहेगा कि अब ये मेरे पास में सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी ऑफ पोजीशन है, मैं इसे यूज करूं। सो कितना टाइम पीरियड उससे मिलेगा, क्या इमीडिएटली 31 दिसंबर को कंप्लीट हुआ तो 1 जनवरी को ही उसका राइट अराइज हो जाएगा या उसके लिए कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है। सो सर्टिफिकेट फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ सच प्रेमिसेस एग्जीक्यूटेबल on expiry of the period mentioned in the certificate. However, such permission shall not be granted for more than 3 times for the same period। तो बात ये हो रही है कि ये जो एग्जीक्यूट करना है लिमिटेड पीरियड टेनेंसी ओवर होने के बाद में जो रिकवरी ऑफ पोजीशन को एग्जीक्यूट करना है, ये कितने टाइम पीरियड में एग्जीक्यूट किया जाएगा, क्या इमीडिएटली नेक्स्ट डे या 1 महीने बाद या 1-2 महीने बाद या 15 दिन में। तो ये बात किस में लिखी हुई मिलेगी, ये लिमिट सर्टिफिकेट में मेंशन मिलेगी, साफ साफ लिखा है ऑन एक्सपायरी ऑफ द पीरियड मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट। ये एग्जीक्यूट कब होगा, जो पीरियड उस सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है उस पीरियड पे इसे एग्जीक्यूट करवाया जाएगा रिकवरी ऑफ पोजीशन के सर्टिफिकेट को। और ये जो लिमिटेड पीरियड टेनेंसी है या फिर सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी ऑफ पोजीशन है, ये एक बार में 3 ईयर्स से ज्यादा का नहीं हो सकता। तो क्या 3 ईयर्स कंप्लीट होने पे इसे रिन्यू किया जा सकता है, आंसर इज यस, रिन्यू तो किया जा सकता है। कितनी बार रिन्यू किया जा सकता है, नॉट मोर देन 3 टाइम्स, यानी कि मैक्सिमम 3 टाइम्स के लिए इसको रिन्यू किया जा सकता है, उससे ज्यादा बार नहीं। एक बार आपने 3 ईयर्स के लिए हो गया, उसके बाद वापस आप इसको रिन्यू करा लीजिए नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए, देन वापस आप इसको रिन्यू करवा लीजिए। तो मैक्सिमम पीरियड कितना हो सकता है जिसके लिए लिमिटेड पीरियड टेनेंसी एंटर की जा सकती है, दैट कैन बी 9 ईयर्स ओनली। एक बार में 3 ईयर्स और उसको 3 टाइम्स आपने रिन्यू करवाया, तो मैक्सिमम पीरियड जिसके लिए लिमिटेड पीरियड टेनेंसी में एंटर हो सकते हैं लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, दैट कैन बी ओनली ऑफ 9 ईयर्स मैक्सिमम। एक प्रोवाइजो है उसको और देख लेते हैं, प्रोवाइडेड दैट द सर्टिफिकेट फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन इशूड इन दिस
in this section shall lapse if petition, अब ये जो सर्टिफिकेट था वो किसी काम का नहीं रह जाएगा, lapse if petition for execution thereof not been filed before the tribunal within 6 months, एक लिमिटेशन दे दिया है, from the date of सर्टिफिकेट बिकम्स एग्जीक्यूटेबल। तो ये जो सर्टिफिकेट है कौन सी डेट पे एग्जीक्यूटेबल होता है, जितने टाइम पीरियड के लिए लिमिटेड पीरियड टेनेंसी में एंटर हुए थे, उसके बाद में रिकवरी ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी ऑफ पोजीशन में एक पर्टिकुलर डेट मेंशन की गई थी कि कौन सी डेट पे इसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। उस डेट से, जो डेट उस सर्टिफिकेट में लिखी है, उस डेट से विद इन 6 मंथ्स के अंदर अंदर ही लैंडलॉर्ड को उस सर्टिफिकेट को यूज करना होगा, यानी अपने उस प्रीमिसेस को वेकेट करवाना होगा, अदरवाइज फिर उस सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। फ्रॉम द डेट ऑफ date when the certificate becomes executable, from such date you have to count fix 6 months. After the expiry of 6 months, that certificate will get lapse and will be of no use. ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है आपका कि सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी ऑफ पोजीशन को एग्जीक्यूट करवाने के लिए मैक्सिमम लिमिटेशन कितनी है, फ्रॉम द डेट ऑफ डेट व्हेन इट बिकम्स एग्जीक्यूटेबल, तो वो होता है 6 मंथ्स, याद रखिएगा। सेक्शन 9 में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सेक्शन 9 में आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि सेक्शन 9 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए एज वेल एज मेंस के एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इवन जो प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए भी सबसे ज्यादा यूज इसी सेक्शन का आता है, जिसमें हमें इविक्शन के ग्राउंड्स स्पेसिफाई किए गए हैं। इविक्शन का अर्थ होता है किराएदार की बेदखली करना, अपनी संपत्ति से किराएदार को बाहर निकालना, और कौन कौन से ऐसे ग्राउंड्स हो सकते हैं जिसके बेसिस पे किराएदार को बाहर निकाला जा सकता है। तो उसके लिए हम सेक्शन 9 को पढ़ेंगे, जिसमें सारी डिटेल्स हमें मिलेंगी। देखते हैं सेक्शन 9 की स्टार्टिंग क्या लिखी हुई है। ये लिखता है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ और कॉन्ट्रैक्ट बट सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस। मान लीजिए किसी अदर लॉ में कोई बात लिखी है और या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट में कोई बात लिखी है, तो उनके रहते हुए भी अदर कोई प्रोविजंस है किसी एक्ट के यानी कि रेंट कंट्रोल एक्ट जहां पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, ऐसे किसी एक्ट की अगर कोई प्रोविजंस है तो उनको तो ध्यान में रखना है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में आपने कोई स्पेसिफिक चीज लिखी है तो उनका फर्क इस पे नहीं पड़ेगा। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड in any other law or contract but subject to other provisions of this act, इस एक्ट के दूसरे प्रोविजंस को ध्यान में रखा जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट में कोई बात आपने कॉन्ट्राडिक्टरी लिखी तो उसको ध्यान नहीं दिया जाएगा। The rent tribunal shall not order eviction of tenant unless it is satisfied that। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको सेक्शन 9 का पिटीशन फाइल करना है, अगर आपको किसी टेनेंट को इविक्ट करना है, अपनी संपत्ति से उसे निकालना है, तो जो आप पिटीशन फाइल करेंगे वो पिटीशन आप किसके पास में फाइल करेंगे? ऑप्शन नंबर ए रेंट अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर बी रेंट ट्राइब्यूनल, ऑप्शन नंबर सी रेंट अपीलेट रेंट ट्राइब्यूनल, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, अगर हमें पिटीशन फॉर एविक्शन फाइल करनी है तो द एप्लीकेशन विल बी फाइल्ड विद द रेंट ट्रिब्यूनल। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने दिया, रेंट ट्रिब्यूनल के पास में ये एप्लीकेशन फाइल होगी। नाउ ये हो गया। अब एक बात आती है, जब आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे सेक्शन 9 की, तो प्रोसीजर कौन सा एप्लीकेबल होगा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, सेक्शन 6 और सेक्शन 7 के लिए, रिवीजन ऑफ रेंट के लिए प्रोसीजर स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 14 एप्लीकेबल होता है, और सेक्शन 9 के लिए फॉर द एविक्शन प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15 एप्लीकेबल होगा। आई रिपीट, सेक्शन 9 का अगर आपको पिटीशन फाइल करनी है, सो द प्रोसीजर गिवन इन सेक्शन 15 विल बी एप्लीकेबल फॉर दैट। सेक्शन 15 में क्या प्रोसीजर है वो भी हम देखेंगे। फिलहाल बस इतना याद रखिए
कि अगर आपको रिवीजन ऑफ रेंट सेक्शन 6 और 7 में जाना है तो प्रोसीजर ऑफ सेक्शन 14 लगेगा, और अगर आपको सेक्शन 9 में जाना है तो प्रोसीजर आपका कौन सा लगेगा, सेक्शन 15 का लगेगा। और अगर आपको सेक्शन 10 यानी कि इमीडिएट पोजीशन वाले के लिए पिटीशन फाइल करनी है तो आपका जो प्रोसीजर है वो कौन सा लगेगा, सेक्शन 16 का लगेगा। सेक्शन 9 के लिए सेक्शन 15 का प्रोसीजर लगता है, ये अच्छी बात है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है। आई रिपीट द वर्ड, कॉन्सेंट्रेट ओवर दिस। आपके बेयर एक्ट में आप उसको लिख भी सकते हैं। सेक्शन 9 की जो भी पिटीशन फाइल होगी फॉर द इविक्शन ऑफ टेनेंट, जो भी पिटीशन फाइल होगी उसके लिए प्रोसीजर सेक्शन 15 का लगेगा। दिस इज अ जनरल रूल, बट देयर इज एन एक्सेप्शन टू दिस जनरल रूल, एंड दैट एक्सेप्शन इज क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 9। क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 9 हमें पहला ग्राउंड बताता है फॉर द इविक्शन, किसी टेनेंट को संपत्ति से बेदखल करने के लिए, प्रेमिसेस से बेदखल करने के लिए जो पहला ग्राउंड है वो क्या है, अगर कोई टेनेंट कंटिन्यूअसली 4 महीने तक, 4 मंथ्स तक आपको रेंट पे नहीं करता है। आपने, मैं आपके पास में किराए पे मकान लेने के लिए आया, आपने मुझे एक कमरा किराए पे दिया और 4 महीने से मैंने आपको रेंट अगर नहीं दिया है तो सेक्शन 9 क्लॉज ए का एक ग्राउंड अराइज हो जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंटली बात आपको ध्यान रखनी है और अपने बेयर एक्ट में इसको मेंशन कीजिए, सेक्शन 9 क्लॉज ए का के ग्राउंड पे अगर आप पिटीशन फाइल करेंगे तो उसके ऊपर जो प्रोसीजर एप्लीकेबल होगा वो सेक्शन 14 का होगा। पूरे के पूरे सेक्शन 9 पे सेक्शन 15 का प्रोसीजर एप्लीकेबल होगा, लेकिन जो फर्स्ट क्लॉज है 4 मंथ्स का रेंट ड्यू होने पर जो आप पिटीशन फाइल करना है तो वहां पे सेक्शन 14 का प्रोसीजर लगेगा। ये एक एक्सेप्शन है पूरे के पूरे सेक्शन 9 के लिए, ये याद रखेगा। ये बात कहाँ लिखी हुई है, ये बात हमें सेक्शन 18 में देखने के लिए मिलेगी। अभी यहाँ पे लिखी हुई नहीं मिलेगी कहीं पे भी, ये बात हमें सेक्शन 18 में देखने के लिए मिलेगी। दैट इज प्रोसीजर फॉर clause A of section 9 will be as per specified in section 14 and it is given in section 18। सेक्शन 14 में हमें क्या प्रोसीजर दिया हुआ है उसको मैं एक शॉर्ट में आपको बता देता हूं, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले हमें 30 डेज का नोटिस देना होगा। जैसे ही हम नोटिस देंगे, अच्छा ये नोटिस कौन देगा भाई, लैंडलॉर्ड ही देगा, क्योंकि लैंडलॉर्ड को 4 मंथ से किराया नहीं मिला, रेंट नहीं मिला, तो लैंडलॉर्ड ही देगा। 30 डेज का नोटिस दिया जाएगा। जैसे ही टेनेंट को नोटिस मिलेगा तो टेनेंट क्या करेगा, रिप्लाई करेगा। और रिप्लाई करने के लिए भी हम टेनेंट को कितना टाइम देंगे, रिप्लाई के लिए भी हमने टेनेंट को 30 डेज का टाइम दिया। जब रिप्लाई आ जाएगा तो उसके बाद में नेक्स्ट 15 डेज का टाइम पीरियड है हमारे पास में फॉर द री रिप्लाई, जिसको हम बोलते हैं रिजॉइंडर। जो लैंडलॉर्ड है वो री रिप्लाई देगा 15 डेज का, उसके लिए पास में ये टाइम है। आफ्टर दैट कोर्ट एक डेट ऑफ हियरिंग डिसाइड करेगी विद इन 90 डेज, जिस डेट पर इस पूरे मामले की सुनवाई की जाए, एंड विद इन अ टोटल टाइम पीरियड ऑफ 150 डेज इस पूरे प्रोसीडिंग को डिस्पोजल होना चाहिए। पूरे के पूरे प्रोसीडिंग का डिस्पोजल होना चाहिए। सेक्शन 14 का ये प्रोसीजर है। 30 डेज का नोटिस, अगेन 30 डेज में रिप्लाई का टाइम पीरियड, एंड नेक्स्ट 15 डेज में री रिप्लाई यानी कि रिजॉइंडर। आफ्टर दैट इन 90 डेज, विद इन 90 डेज द डेट ऑफ हियरिंग विल बी सेट, जब दोनों पार्टीज को बुला के सुना जाएगा, एंड विद इन अ टोटल पीरियड ऑफ 150 डेज, टोटल पीरियड ऑफ 150 डेज ये आपका डिस्पोजल ऑफ सूट हो जाना चाहिए। ये प्रोसीजर स्पेसिफाई किया गया है सेक्शन 14 में। अब एक क्वेश्चन, क्लॉज ए कहता है कि अगर कोई टेनेंट 4 मंथ्स तक रेंट नहीं देता है तो उससे हम संपत्ति खाली करवा सकते हैं, उसे हम संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। क्या ये एक एब्सोल्यूट रूल है या इसमें कोई कंडीशंस फुलफिल होना जरूरी है? तो यस, देयर आर 2 कंडीशंस दैट नीड्स टू बी फुलफिल्ड बिफोर वी कैन मेक द क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 9 द ग्राउंड फॉर एविक्शन। तो क्या वो 2 कंडीशन है? सबसे पहली कंडीशन,
आप अपने टेनेंट को बैंक अकाउंट नंबर प्रोवाइड कीजिए जहां पे वो रेंट डिपॉजिट करवा सके। और दूसरा, आप उसे 3 मंथ्स का नोटिस, 3 मंथ्स नहीं 1 मंथ 30 डेज, सॉरी, आप उसे 30 डेज का नोटिस दीजिए कि आपने पिछले 4 महीने से रेंट नहीं दिया है, आप हमें रेंट पे कीजिए, अदरवाइज हम आपके ऊपर सेक्शन 9 इविक्शन का सूट फाइल कर देंगे। तो ये 2 कंडीशंस जब आप फुलफिल करेंगे तभी आप सेक्शन 9 क्लॉज ए का यूज कर पाएंगे। क्लियर? ये बात कहाँ लिखी है जो मैंने 2 पॉइंट लिखे थे? ये प्रोवाइजो में लिखी हुई है। तो एक बार मैं प्रोवाइजो रीड कर रहा हूँ, इससे आपको रिकॉल हो जाएगा जो मैंने अभी लिखा था। प्रोवाइडेड दैट द ग्राउंड अंडर दिस क्लॉज shall not be available to the landlord if he has not disclosed to the tenant his bank account number and the name of the bank in the same municipal area in the rent agreement or by a notice sent to him by registered post or registered post acknowledgement due। तो ये ध्यान रखना है कि सबसे पहली कंडीशन क्या है कि आप उसको बैंक अकाउंट प्रोवाइड कीजिए। दूसरा, provided further that no petition on the ground under this clause shall be filed unless the landlord has given a notice to the tenant by registered post acknowledgement due demanding arrears of rent and the tenant has not made payment of arrears of rent within a period of 30 days from the date of service of notice। तो नोटिस दिया जाए, नोटिस देने के बाद में 30 दिन तक वेट करेंगे और उसके बाद में आप सेक्शन 9 क्लॉज ए का सूट फाइल कर सकते हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसके बेसिस पे क्वेश्चन बन सकता है, इनको अच्छी तरह से माइंड में याद रखिएगा। एक और बात इंपॉर्टेंटली जो आपको याद रखनी है, कुछ जगहों पे 1 मंथ लिखा होता है, कुछ जगहों पे 30 डेज लिखा होता है। सपोज कीजिए अगर 1 अप्रैल हम नहीं लेंगे, हम डेट चेंज करते हैं, 1 जनवरी को आपने नोटिस दिया और टाइम पीरियड आपको कितना लेना है? 30 डेज, यानी कि आपका जो राइट अराइज होगा वो अराइज हो जाएगा 31 जनवरी पे ही, क्योंकि 1 जनवरी प्लस 30 डेज 31 जनवरी पे भी ही आपका राइट अराइज हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 1 मंथ किसी में लिखा हुआ मिलता है तो 1 मंथ का मतलब है डेट टू डेट, यानी 1 जनवरी से 1 मंथ जब हम काउंट करेंगे तो 1 फरवरी उसकी नेक्स्ट डेट होगी, क्योंकि कुछ मंथ्स ऐसे होते हैं जिसमें 31 डेज हैं, कुछ मंथ्स ऐसे हैं जिसमें 28 डेज हैं, कुछ मंथ्स ऐसे हैं लीप ईयर में होते 29 डेज भी होते हैं। लेकिन जहां पे वर्ड मंथ लिखा गया है वहां पे हम डेट टू डेट चलते हैं, वेदर द मंथ वाज कंप्राइजिंग ऑफ 28 डेज, 29 डेज, 30 डेज और 31 डेज, व्हाटएवर इट मे बी। लेकिन जहां पे वर्ड डेज लिखा जाता है तो वहां पे एक एक दिन पर्टिकुलरली डेट वाइज ही काउंट होता है, फिर वहां पे हम डेट टू डेट ना चल के एक एक दिन को काउंट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। एक एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है हमें सेक्शन 9 क्लॉज ए का, उस एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं क्या लिखता है। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस क्लॉज द रेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पेड टेंडर्ड व्हेन द सेम इज रेमिटेड थ्रू मनी ऑर्डर। ठीक है, तो कब रेंट का पे किया वो माना जाएगा कि या तो मनी ऑर्डर से पे कर दिया है टू द लैंडलॉर्ड बाय प्रॉपरली एड्रेसिंग द सेम और हैविंग बीन डिपॉजिटेड विद द रेंट अथॉरिटी, या फिर ये ऐड किया गया था 2017 के अमेंडमेंट के थ्रू, ये ब्रैकेट लगा के इसमें 1 भी मार्क कर रखा है, आपको नजर आ रहा होगा। पहले तो सिर्फ एक ही तरीका बताया गया था जिस तरीके से आप रेंट पे कर सकते थे, वो था मनी ऑर्डर का। अब इसमें एक और ऐड कर दिया कि अगर आप मनी ऑर्डर ना देना चाहें, कि आप तो टेनेंट हैं और आप तो लैंडलॉर्ड की शक्ल भी नहीं दिखाना चाहते, आप बहुत नाराज हैं लैंडलॉर्ड से, तो कोई दिक्कत नहीं ना, आप मत देखिए, आप उसकी बात भी मत कीजिए, आप रेंट अथॉरिटी को जाके भी रेंट डिपॉजिट करवा सकते हैं। फिर ये लैंडलॉर्ड की प्रॉब्लम होगी, फिर ये लैंडलॉर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि वो रेंट अथॉरिटी से जाके अपना रेंट विड्रॉ करता है नहीं करता है, वो रेंट अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। लेकिन जो 2 कंडीशंस लैंडलॉर्ड को फुलफिल करनी है वो क्या? बैंक अकाउंट नंबर प्रोवाइड करें और 30 डेज का नोटिस प्रोवाइड करें। ये था सबसे पहला क्लॉज
फॉर द ग्राउंड ऑफ एविक्शन ऑफ टेनेंट। सेकेंड क्लॉज हमारे पास में आता है कि अगर टेनेंट ने जो प्रेमिसेस है उसमें कोई सब्सटेंशियल डैमेज कर दिया है, वो भी विलफुली, गलती से कोई हो गया तो क्या करेंगे आप? जो टेनेंट था वो सोफा सेट लेके आया, सोफा सेट को घर के अंदर घुसा रहा था और अचानक से जो है दीवार के किनार टूट गई, तो वो तो जानबूझ के नहीं हुआ ना, गलती से हो गया। लेकिन यहाँ पे वर्ड लिखा है अगर विलफुली सब्सटेंस, और वो भी सब्सटेंशियल वर्ड ये लिखा है, सब्सटेंशियल मतलब कोई मेजर डैमेज, आपने पूरी की पूरी दीवार ही गिरा दी, खिड़की या दरवाजा पूरा निकाल दिया, सब्सटेंशियल डैमेज आपने कोई कर दिया है घर, बिल्डिंग को, प्रेमिसेस को, तो ये दूसरा ग्राउंड है क्लॉज बी में जो मेंशन किया गया है। तीसरा ग्राउंड जो आता है वो है द टेनेंट हैज विदाउट रिटन परमिशन ऑफ द लैंडलॉर्ड और landlord made or permitted to be made any construction which has materially altered the premises or is likely to diminish the value thereof. diminish the value thereof का मतलब ही वही होता है कि जो संपत्ति थी उसकी जो कीमत है उसमें कमी आ गई, किस वजह से? आपने ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन करा। वैसे तो कंस्ट्रक्शन से क्या होता है, कंस्ट्रक्शन से तो वैल्यू इंक्रीज ही होनी चाहिए, लेकिन आपने कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन किया जिससे या तो संपत्ति का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, आपने उठा के एक मंजिल और बना दी, आपको एक सिंगल स्टोरी का मकान दिया गया था रहने के लिए, आपने छत के ऊपर दूसरी मंजिल बना दी, तो ये तो आप, और वो भी बिना परमिशन के, ठीक है आपने लैंडलॉर्ड से परमिशन लेके बनाया, आपने कहा कि मैं बना रहा हूँ और इसका आप रेंट बढ़ा के ले लेना चाहो तो, या ना मैं रेंट आप सेम लेते रहना, बनाने का खर्चा मैं कर लेता हूँ, ऐसे रिटर्न परमिशन आपने लिए जब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिना रिटर्न परमिशन के आपने अपने लैंडलॉर्ड की प्रॉपर्टी में जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा दिया, और उस कंस्ट्रक्शन की वजह से भी या तो मटेरियल ऑल्ट्रेशन हो गया, मटेरियल ऑल्ट्रेशन का मीनिंग होता है मेजर ऑल्ट्रेशन, छोटा मोटा नहीं हो जाना, मेजर ऑल्ट्रेशन हो गया, या फिर आपने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो गई, तो ये भी एक ग्राउंड बन जाता है फॉर द एविक्शन। ये था आपका क्लॉज नंबर सी। क्लॉज नंबर डी को हम देखते हैं। क्लॉज नंबर डी हमें बताता है अगर प्रॉपर्टी में किसी तरह का न्यूसेंस क्रिएट किया जा रहा है, हैज डन एनी एक्ट व्हिच इज इनकंसिस्टेंट विद द पर्पसेस फॉर व्हिच ही वाज एडमिटेड टू द टेनेंसी, या फिर कोई और ऐसा काम किया जा रहा है जो कि जिस पर्पज से टेनेंट को दिया गया था प्रॉपर्टी वो उस पर्पज से ना होके और दूसरा ही कुछ हो रहा है। स्टूडेंट थे, स्टूडेंट्स को कहा कि स्टूडेंट को रहने के लिए दिया गया कि भाई आप रह लीजिए 2 साल तक का आपका यहाँ पे आप मास्टर्स कर रहे हैं या फिर आप LLB कर रहे हैं 5 इयर्स के लिए, चलिए ठीक है आप रहिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो जो है स्टूडेंट डेली अपने 5, 7, 10 फ्रेंड को बुला के पूरी पूरी रात पार्टियां कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है। लैंडलॉर्ड का जो घर है वो ग्राउंड फ्लोर पे है, उन्होंने स्टूडेंट्स को रहने के लिए फर्स्ट फ्लोर पे दिया था, वो पार्टी कर रहे हैं, म्यूजिक बजा रहे हैं, शोरगुल कर रहे हैं, घंटे आधे घंटे में नहीं पूरी पूरी रात चल रहा है, तो ये एक न्यूसेंस हो गया। और ऐसे न्यूसेंस के लिए भी वो एक ग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं कि हमने तो इनको पढ़ने के लिए दिया था और ये तो पढ़ाई करने के बजाय हुड़दंग मचा रहे हैं यहाँ पे, तो ये एक फोर्थ ग्राउंड है फॉर द एविक्शन ऑफ टेनेंट फ्रॉम द प्रेमिसेस। सबसे पहला क्या था, 4 मंथ्स तक रेंट अगर नहीं दिया जाता, तो सेकंड क्या था, सेकंड था सब्सटेंशियल डैमेज अगर कोई प्रेमिसेस में किया गया है। थर्ड आता है कोई मटेरियल ऑल्टरेशन किया गया है प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन करवा के। और फिर आपका जो फोर्थ आता है, फोर्थ क्या है, वो न्यूसेंस क्रिएट किया जा रहा है। फिफ्थ ग्राउंड यहाँ पे दे रखा है क्लॉज ई में, वो कहता है द टेनेंट हैज असाइंड और सबलेट or otherwise parted with the possession of the whole or part of the premises without the written permission of the landlord. आपने मुझे एक संपत्ति किराए पे दी कि आप इसमें रहिए, हमने लिमिटेड पीरियड टेनेंसी में एंटर हुए, हम आप इसमें रह सकते हैं, राइट। आपने मुझे एक घर किराए पे दिया कि आप इसमें आराम से रहिए, और मैंने क्या किया, उस घर में 3 कमरे थे, 3 में से मैंने दिमाग लगाया कि आपसे मैंने 5,000 रुपये महीने किराए पे लिया है, इसमें से एक कमरा, 3 में से मेरे तो 2 ही कमरे यूज आ रहे हैं, मैंने उन 3 में से एक कमरा क्या किया, अपने किसी एक फ्रेंड को किराए पे दे दिया, बोले 2,000 रुपये तू दे देना मुझे। मैंने क्या कर दिया, उसको मैंने सबलेट कर दिया, या तो सिर्फ 3 में से एक, या मैंने
देखा कि यार कोई नहीं, मैं तो हॉस्टल में रह लूंगा, मैंने पूरा का पूरा घर ही, पूरा का पूरा प्रेमिसेस ही सबलेट कर दिया, आपसे 5,000 रुपए लेके मैंने 6,000 रुपए में सबलेट कर दिया, 1,000 रुपए मेरा बेनिफिट। तो ये भी एक ग्राउंड में, हाँ अगर विद द परमिशन ऑफ द लैंडलॉर्ड किया है फिर कोई टेंशन नहीं है, लेकिन विदाउट परमिशन ऑफ द लैंडलॉर्ड किया है, और वो परमिशन भी एक्सप्रेस चाहिए, रिटन में चाहिए, इम्प्लाइड कंडीशन नहीं, क्योंकि बाद में लैंडलॉर्ड तो मना कर देगा कि मैंने तो नहीं बोला था। तो आपके जो टेनेंट है, टेनेंट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बेटर रहेगा कि रिटन परमिशन हो, तो दिखा सकते हैं इनसे पूछ के, इनको बाकायदा इनको बता के ये सब किया है मैंने, राइट। तो सबलेटिंग भी एक ग्राउंड बनता है फॉर इविक्शन। इसका एक एक्सप्लेनेशन दे रखा है, इफ इट इज एस्टेब्लिश्ड दैट सम पर्सन अदर देन द टेनेंट्स is in the exclusive possession of the whole or part of the premises, it shall be presumed that the tenant has either sublet or parted with the possession of whole or part of the premises. अब मान लीजिए कि आपने मुझे दिया है किराए पे, और पिछले 2 महीने से 3 महीने से आप देख रहे हैं कि मैं तो संपत्ति के आसपास भी कभी नजर नहीं आया, बल्कि एक दूसरा इंसान रह रहा है पिछले 3 महीने से, तो आप ये मान सकते हैं कि मैंने या तो सबलेट कर दिया है, या उसके साथ में उसको मैंने प्रॉपर्टी को पार्ट शेयर कर लिया है, व्हाटएवर, अगर दूसरा पर्सन कंटिन्यूअसली नजर आ रहा है तो, है ना। ये एक्सप्लेनेशन में लिखा है, इफ इट इज एस्टेब्लिश्ड दैट सम पर्सन अदर देन द टेनेंट, टेनेंट के अलावा, इज इन द एक्सक्लूसिव पोजीशन, जो बराबर दिख रहा है यही पर्सन रोज आता है, शाम को अंदर सो जाता है, सुबह ताला लगा के चला जाता है, पिछले 3 महीने से हम देख रहे हैं, 2 महीने से देख रहे हैं, 1 महीने से देख रहे हैं, कंटिन्यूसली ये दिख रहा है, जो जिसको हमने किराएदार, जिसके साथ में हमने एग्रीमेंट किया वो तो नजर ही नहीं आया पिछले 1 महीने से। टाइम पीरियड हालांकि हम मेंशन नहीं है ऐसा 1 महीने 2 महीने, लेकिन एक सब्सटेंशियल टाइम पीरियड वॉट एवर इट में भी, तो फिर ये मान लिया जाएगा कि मैंने जरूर सबलेट कर दिया है, और ये चीज अलाउड नहीं है। तो ये हो गया 5th ग्राउंड आपका। इसके बाद में जो 6th ग्राउंड आता है हमारे पास में, सेक्शन 9 क्लॉज F, वो बताता है द टेनेंट हैज रिनाउंस्ड हिज कैरेक्टर एज सच और डिनाइड द टाइटल ऑफ द लैंडलॉर्ड, दोनों का एक ही मीनिंग है, एंड द लेटर हैज नॉट वेव्ड हिज राइट और condoned the conduct of the tenant। आपने मुझे किराए पे दिया मकान के, आप रहिए, और आराम से पहले साल भर तक तो मैंने आपको किराया दिया टाइम से, जब आप आए आपको चाय पिलाई, आपका पूरा मैंने सम्मान किया, वो 1 साल बाद में जैसे ही मेरा कुछ किसी ने मुझे समझा दिया, सिखा दिया, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने आपको बोला आप तो मेरे लैंडलॉर्ड ही नहीं हो, मैं आपका टेनेंट ही नहीं हूँ। रिनाउंस द कैरेक्टर मीन्स मैंने कहा कि मैं आपका किराएदार नहीं हूँ। डिनाइड द टाइटल ऑफ लैंडलॉर्ड मीन्स मैंने आपको कहा कि आप मेरे मकान मालिक नहीं हो। ये सीधा सीधा ग्राउंड बनेगा ये भी, किसके लिए, फॉर द इविक्शन ऑफ टेनेंट। सीधा सीधा आप रेंट ट्रिब्यूनल में जाके एक पिटीशन देंगे कि ये पर्सन को मैंने किराए पे दिया था मकान साल भर पहले, ये उसका रेंट एग्रीमेंट लीजिए, और ये पर्सन बोल रहा है कि मैं इसका लैंडलॉर्ड नहीं हूँ, ये मेरा टेनेंट नहीं है, आप कृपया करके इसको संपत्ति से बाहर निकालिए। ठीक है, तो ये आ जाता है आपका ग्राउंड ऑफ सिक्स्थ ग्राउंड फॉर द eviction of tenant, right? Section 9 clause G, the premises were let out for residential purposes। आपने मुझे मकान रहने के लिए दिया था, मैंने क्या किया, दरवाजा तोड़ा, दरवाजा तोड़कर शटर लगाया और उसको मैंने दुकान बना दिया। जो प्रीमिसेस रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए दिया गया था उसे मैंने होली या पार्शियली कमर्शियल यूज में लेना शुरू कर दिया, दैट कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द ग्राउंड फॉर एविक्शन। तो टोटल अभी तक हमने कितने पढ़ लिए, 7 ग्राउंड्स हम अभी तक पढ़ चुके हैं। सबसे पहला क्या था, अगर 4 मंथ्स तक रेंट ड्यू रह जाता है तो पहला ग्राउंड हमारे पास में बन जाता है 9A। उसके बाद में दूसरा क्या आता है, कुछ सब्सटेंशियल डैमेज कर दिया प्रॉपर्टी में, तो 9B का ग्राउंड हो जाता है।
अगर कोई मटेरियल ऑल्टरेशन कर दिया और ऐसा जिसकी वजह से जो वैल्यू थी वो डिमिनिश हो जाती है, और ये मटेरियल ऑल्टरेशन भी विदाउट रिटन परमिशन किया है, विद परमिशन किया तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो सब्सटेंशियल डैमेज तो विद परमिशन भी नहीं कर सकता, कोई अपनी प्रॉपर्टी में डैमेज करने के लिए थोड़ी आपको अलाउ करेगा। लेकिन हाँ, ऑल्टरेशन करने के लिए कंस्ट्रक्शन है, आप बोलेंगे भाई आपने तो सिंपल सा कमरा दे दिया, मैं इसमें किचन प्लेटफॉर्म लगवाना चाहता हूँ, वो आपको अलाउ भी कर दे जो लैंडलॉर्ड है, तो ठीक है। लेकिन विदाउट रिटन परमिशन आपने कोई सब्सटेंशियल डैमेज किया तो वो 9B में जाएगा, और विदाउट रिटन परमिशन आपने कोई मटेरियल ऑल्टरेशन किया है तो मटेरियल ऑल्टरेशन आपका 9C में ग्राउंड बन जाएगा। इसके बाद में आता है न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो 9D में आपका ग्राउंड बन जाएगा। 9E में जब आप जाएंगे तो सबलेट की बात आती है, दोबारा आपने किसी और को किराए पे दे दिया। और 9F में आते हैं जहाँ पे अपना टाइटल डिनाई कर दिया, बोल दिया मैं किराएदार नहीं हूँ, आप लैंडलॉर्ड नहीं है, तो मैं ही इसका मकान मालिक, मैं ही मालिक हूँ संपत्ति का। 9F में आता है आपका, नहीं 9F हो गया, 9G में आता है कि रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए दिया था और उसको कमर्शियल पर्पसेस में यूज लेने लग गए। तो ये अभी तक हमने टोटल 7 ग्राउंड्स देखे हैं फॉर द एविक्शन। नेक्स्ट आता है 9H। The premises were let out to the tenant for residential purposes by reason of his being in the service or employment of the landlord, and the tenant has ceased to be in, तो यहाँ पे एक वर्ड याद रखना है आपको, एम्प्लॉयमेंट, और दूसरा वर्ड याद रखना है सीज्ड। आपकी एक कंपनी है और आपकी कंपनी में मेरी जॉब लगी, तो मैंने कहा कि भाई मुझे रहने के लिए अकोमोडेशन, बोले हाँ हमारी कंपनी की तरफ से आपको अकोमोडेशन मिलेगा, आपको क्वार्टर मिलेंगे। आपने अक्सर रेलवे क्वार्टर्स के बारे में सुना होगा कि जब पर्सन रेलवे में जॉब करता है तो उसको रेलवे की तरफ से क्वार्टर्स अलॉट होते हैं। तो पूरे 35 साल 40 साल पर्सन ने सर्विस की, उसके बाद में जैसे ही पर्सन का रिटायरमेंट हुआ तो क्या वो उस क्वार्टर को परमानेंटली मेंशन उसमें रह सकेगा क्या? जैसे ही उसकी जॉब खत्म होती है, जैसे ही वो रिटायरमेंट होता है, तो उसे वो क्वार्टर्स खाली करके जाने पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं कर सकता कि ये तो आपने मुझे अलॉट किया था जब मैं एम्प्लॉयमेंट में आया था तब, अब तो मैं ही इसका मालिक हो गया। ऑब्वियसली नॉट। जैसे ही वो एम्प्लॉयमेंट, जैसे ही वो सर्विस एंड होती है, टर्मिनेट होती है, इमीडिएटली फिर उसको इविक्ट करवाया जाएगा। सो दिस इज पॉइंट नंबर 8, दैट इज द प्रीमिसेस वर लेट आउट। कब दिया गया था? टू द टेनेंट फॉर रेसिडेंशियल पर्पसेस, रहने के लिए दिया गया था। किस वजह से? बाय द रीजन ऑफ हिज बीइंग इन द सर्विस और एम्प्लॉयमेंट, आप क्योंकि उस नौकरी में थे इस वजह से आपको दिया था, और आपकी जो नौकरी है वो खत्म हो गई है, सर्विस आपका टर्मिनेट हो चुका है, सर्विस टर्मिनेट हुआ तो मकान भी खाली करो, सीधी बात। नेक्स्ट आता है आपके पास सेक्शन 9 क्लॉज आई, that is 9th ground. The premises are required reasonably and bona fide by the landlord for the use or occupation of himself or his family, or for the use or occupation of any person for whose benefit the premises are held. इसे बोलते हैं सेल्फ यूज या फिर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए भी आप प्रीमिसेस को वेकेट करवा सकते हैं, लेकिन उसमें एक कंडीशन है। आपने मुझे प्रॉपर्टी दी किराए पे, और उसके बाद में आपको लगा कि भी मुझे अपने खुद के रहने के लिए प्रॉपर्टी वापस चाहिए, तो आपने सेक्शन 9 क्लॉज आई की पिटीशन लगा के मुझसे वो प्रॉपर्टी खाली करवा ली, और मैं खाली करके चला गया, 15 दिन बाद ही आपने वही प्रॉपर्टी किसी और को किराए पे दे दी। आपने वही सेम प्रॉपर्टी किसी और को किराए पे दे दी क्योंकि वो आपको मुझसे 2000 रुपए रेंट ज्यादा दे रहा था। अब मेरे पास में एक राइट अराइज हो जाएगा। किसके पास में? टेनेंट के पास में एक राइट अराइज हो जाएगा। किस बात का राइट अराइज होगा? रेस्टोरेशन ऑफ पोजीशन। टेनेंट के पास में रेस्टोरेशन ऑफ पोजीशन का राइट अराइज हो जाएगा। यानी कि अगर प्रॉपर्टी को, अगर प्रीमिसेस को पर्सनल यूज के बेसिस पे इविक्ट करवाया गया है, खाली करवाया गया है, तो विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ सच इविक्शन,
फ्रॉम द डेट ऑफ सच इविक्शन 3 years तक उस प्रॉपर्टी को रीलेट नहीं किया जा सकता। हाँ, 3 years की बात कर सकते हैं, 3 years तक उसे किसी और को नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा एक और बात ध्यान रखनी है, अगर हम पर्सनल यूज का सूट फाइल कर रहे हैं तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे पास में एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी है और दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको दे रखी है रेंट पे, इस प्रॉपर्टी में मैं रहता हूं और ये मैंने आपको रेंट पे दे रखी है और मैंने जाके सूट फाइल कर दिया कि ये प्रॉपर्टी मुझे पर्सनल यूज के लिए चाहिए। कोर्ट सीधे सीधे बोलेगी आपके पास ऑलरेडी है तो सही रहने के लिए। हाँ, ये कह सकते हैं कि भाई इस दूसरी प्रॉपर्टी में मैं बिजनेस करूंगा या ये दूसरी प्रॉपर्टी में मुझे मेरे सन के लिए चाहिए या अदर कोई पर्पज, लेकिन ये नहीं कह सकते ये इसमें तो मैं रह रहा हूँ मैं इसमें भी रहूंगा, मैं दो प्रॉपर्टी में एक साथ रहना चाहता हूँ, ये कोई ग्राउंड नहीं बनेगा, ये नहीं हो सकता। दूसरा, खाली करवाने के बाद में 3 साल तक आप उसको रीलेट नहीं कर सकते, वो ध्यान रखने की बात है। तो सेक्शन 9 क्लॉज आई पर्सनल यूज की बात कर रहा है, एक बार रीड करते हैं इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लिखा हुआ है। अच्छा, एक और चीज मैंने जो यहाँ पे बोला था, रेस्टोरेशन ऑफ पोजीशन, अगर आपने 3 साल के अंदर अंदर उस प्रॉपर्टी को क्या करा, रीलेट कर दिया, तो टेनेंट आपके ऊपर रेस्टोरेशन ऑफ पोजीशन का सूट फाइल कर सकता है। रेस्टोरेशन ऑफ पोजीशन के लिए जो सूट फाइल किया जाएगा उसमें प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा सेक्शन 16 वाला। वैसे तो सेक्शन 9 के लिए कौन सा प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, सेक्शन 9 के लिए प्रोसीजर फॉलो हो रहा है सेक्शन 15 का, लेकिन इसी सेक्शन 9 में क्लॉज ए के लिए प्रोसीजर लगता है सेक्शन 14 का, और क्लॉज आई में अगर रेस्टोरेशन ऑफ पोजीशन की सिचुएशन आती है तो प्रोसीजर लगेगा सेक्शन 19 का, सेक्शन 16 का। ये बात भी यहाँ पे लिखी हुई है, सेक्शन 16 म्यूटेटिस म्यूटेंडिस अप्लाई, सेक्शन 16। ठीक है, पढ़ते हैं एक बार। The premises are required reasonably for bona fide by the landlord for the use or occupation of himself or his family or for the use or occupation of any person for whose benefit the premises are held, या तो खुद के लिए या किसी ऐसे पर्सन के लिए जिसमें खुद का सेल्फ इंटरेस्ट है। Provided that the decree of eviction from any premises is sought by the landlord under clause I, he shall be prohibited यानी उसको रोक दिया जाएगा from letting out the same to any other person within a period of 3 years। 3 साल तक उसको अब आप किसी और को किराए पे नहीं दे सकते, क्योंकि आपने तो कोर्ट को बोला मुझे पर्सनल यूज के लिए चाहिए, तो आप पर्सनल यूज में लो ना, जो आपने बोला कोर्ट को, आप उस बात से झूठ क्यों बोल रहे हो, राइट। एंड इन केस ऑफ प्रीमिसेस आर लेट आउट, और अगर लेट आउट कर दिया गया, द टेनेंट शैल बी एंटाइटल्ड टू रेस्टोरेशन ऑफ पोजीशन, restoration of position on the petition moved by him before the rent tribunal। restoration of position की petition भी rent tribunal के पास ही जाएगी, and the rent tribunal shall dispose of such petition expeditiously and the procedure as laid down in section 16। section 16 shall mutatis mutandis apply। mutatis mutandis apply का मतलब होता है as it is apply होगा। section 16 का जो प्रोसीजर है वो एज इट इज अप्लाई होगा, कहां पर, रेस्टोरेशन ऑफ पोजीशन की सिचुएशन। ये था सेक्शन 9 का क्लॉज आई, पर्सनल यूज की बात हो रही थी। आगे बढ़ते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स में लिखना, आई विल टेक द क्वेश्चन। क्लॉज जे कहता है द टेनेंट हैज बिल्ट और एक्वायर्ड वेकेट पोजीशन ऑफ और हैज बीन अलॉटेड सुटेबल प्रीमिसेस एडिक्वेट फॉर हिज रिक्वायरमेंट। जो टेनेंट है, मैंने आपके पास में किराए पे मकान ले रखा था और 2-3 साल हो गए, मैंने अब खुद का मकान बना लिया, एक्वायर्ड द वेकेट पोजीशन, ठीक है, खुद, या बिल्ड द वेकेट पोजीशन, या तो मैंने खुद का बना लिया या फिर मैंने दूसरा रहने के लिए किराए पे ले लिया दूसरे व्यक्ति से, तो ये भी एक ग्राउंड में जाएगा इविक्शन ऑफ टेनेंट का। देन आता है ग्राउंड नंबर कितना हो गया, 11, 8, 9, 10, ग्राउंड नंबर 10, सेक्शन 9 ग्राउंड नंबर 10, that is clause K। The premises have not been used without reasonable cause for the purposes for which they were let for a continuous period of 6 months। आपने मुझे प्रॉपर्टी दी थी रहने के लिए, 6 महीने से मैंने बंद करके रख रखी है,
मैं यूज ही नहीं कर रहा हूँ। इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ पिटीशन, जिस डेट पे पिटीशन फाइल की गई उससे पहले कम से कम 6 महीने तक वो प्रॉपर्टी यूज ना ली जा रही है, तो ये भी एक ग्राउंड बन जाएगा। दिस वाज द 10th ग्राउंड फॉर द इविक्शन ऑफ टेनेंट। 10 होगा 11 होगा? 11 हो गया, 11th ग्राउंड हो गया। और इसमें आता है ग्राउंड नंबर 12, that is 9L. The landlord has been required by any authority under any law to abate the overcrowding of the premises. इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं, कोरोना में ये रूल बना दिया गया था जब ज्यादा पेंडेमिक चल रहा था सिचुएशन, तब कि कहीं पे भी लोग ज्यादा इकट्ठे ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। अब ऐसा कोई प्रेमिसेस है जो आपने रेंट पे देखा और वहां पे एक बार में 10-15 लोग एक साथ ही हमेशा रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, तो ऐसे में आप ओवर क्राउडिंग को अबेट करने के लिए, है ना, कोई लॉ ऐसा बन गया, उस लॉ ने ऐसा कहा है कि ये ओवर क्राउडिंग यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में ये भी एक ग्राउंड बन सकता है जहाँ पे लॉ में अगर कोई लिखा है कि ओवर क्राउडिंग नहीं करना और वहां पे ओवर क्राउडिंग हो रही है तो उसको खाली करवाया जा सकता है। देन आता है क्लॉज M, that is 13th ground. The landlord required the premises in order to carry out any building work. लैंडलॉर्ड चाहता है कि इस प्रेमिसेस को मैं कंस्ट्रक्शन करवाना चाहता हूँ, इसमें मैं बिल्डिंग वर्क के लिए इसको लेना चाहता हूँ पूरा, इसको पुरानी हो गई है प्रॉपर्टी, कभी भी गिर सकती है, क्यों ना इसको मैं पूरे तरह से रिन्यू करवा दूं, रिपेयर करवा दूं, तो कंस्ट्रक्शन के लिए हो, क्योंकि ऐसे में खाली नहीं कराएंगे और वो गिर गई बिल्डिंग तो वैसे ही नुकसान हो जाएगा। तो वो लैंडलॉर्ड खुद ही चाह रहा है कि भी मैं, आप एक बार खाली कर दो और मैं इसको रिन्यू कर रहा हूँ, रिपेयर करवाना है मुझे, रेनोवेशन करवाना है। सो एट द इंस्टेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और द लोकल अथॉरिटी इन परसुएंस ऑफ एन इम्प्रूवमेंट स्कीम और द डेवलपमेंट स्कीम, या तो स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी ने कोई नोटिस दिया हो या फिर ऐसी कोई स्कीम लॉन्च की हो कि जो भी 10 साल से पुरानी संपत्तियां हैं, 20 साल से पुरानी संपत्तियां हैं, 30 साल से पुरानी संपत्तियां हैं, उनका रेनोवेशन करवाया जाए, ऐसा कोई स्कीम लॉन्च किया हो स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी ने। या फिर बिकॉज द प्रेमिसेस हैव बिकम अनसेफ एंड अनफिट फॉर द ह्यूमन हैबिटेशन, या फिर प्रॉपर्टी वाकई में हुई ऐसी गई हो कि जिसमें से कोई पर्सन रह रहा है और कभी भी वो प्रॉपर्टी गिर सके, उसमें छत गिर सकती है, दीवार गिर सकती है और किसी भी व्यक्ति की जान जा सकती है ह्यूमन हैबिटेशन के लिए, तो वो प्रॉपर्टी सेफ है ही नहीं पूरी तरह से। तो ये दो कंडीशन ऐसी हैं जहाँ पे लैंडलॉर्ड अगर आप उस प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन वर्क करवाना चाहता है, उसे वापस रीबिल्ड करवाना चाहता है, रेनोवेशन करवाना चाहता है, तो वो खाली करवा सकता है उस प्रॉपर्टी को। ये टोटल मिला के 13 ग्राउंड्स हैं सेक्शन 9 में जिसकी बेसिस पे प्रॉपर्टी को वेकेट करवाया जा सकता है टेनेंट से, इसके अलावा किसी कोई ग्राउंड नहीं होगा। सेक्शन 10 आता है चैप्टर नंबर 3 में ही, नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन 10 आता है जो कहता है राइट्स ऑफ द लैंडलॉर्ड टू रिकवर इमीडिएट पोजीशन। इमीडिएट पोजीशन यानी जल्दी से जल्दी इन सर्टेन केसेस, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेंट इन दिस एक्ट। अब इस पूरे एक्ट में किसी कोई बात इसके विरोधास्पद लिखी हुई हो, कॉन्ट्ररी लिखी हुई हो, तो उसके रहते हुए भी ना, तो अगर इसके अगेंस्ट में भी लिखे उसके बावजूद भी सेक्शन 10 में अगर वो फॉल कर रही है तो सेक्शन 10 पहले अप्लाई होगा। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेंट इन दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और यूजेज, a landlord shall, on the petition being filed in this behalf in the rent tribunal, be entitled to recover immediate possession of residential premises। एक बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई है, सेक्शन 10 जो अप्लाई हो रहा है वो सिर्फ रेसिडेंशियल प्रेमिसेस के लिए अप्लाई हो रहा है। सेक्शन 10 में आप कमर्शियल प्रेमिसेस के लिए इमीडिएट पोजीशन की बात नहीं कर सकते। आपको कमर्शियल प्रेमिसेस के लिए जाना तो सेक्शन 9 में जाइए, सेक्शन 8 और सेक्शन 10 तो रेसिडेंशियल प्रीमिसेस के लिए ही एप्लीकेबल होंगे। तो कौन कौन से वो कंडीशंस हैं? इज और वाज अ मेंबर ऑफ एनी आर्म्ड फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ऑफ द यूनियन एंड अफोर्सेड पिटीशन इज फाइल्ड विद इन 1 year प्रायर टू और सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। कोई पर्सन है जो आर्मी में है, नेवी में है, एयरफोर्स में है,
और उसने अपना मकान जो है वो किराए पे दे रखा है, अब उसका रिटायरमेंट हो रहा है तो वो खुद आएगा और अपने घर में रहेगा। अपने रिटायरमेंट के 1 साल के पहले पता तो होता ही ना रिटायरमेंट कब हो रहा है, तो 1 साल के अंदर पहले अगर उसने ये पिटीशन फाइल कर दी थी तो वो खाली करवा सकता है, इमीडिएट पोजीशन करवा सकता है। फाइल द पिटीशन अफोरसेड पिटीशन फाइल्ड विद इन 1 year टू और सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, तो 1 साल पहले कर दी थी रिटायरमेंट से, या फिर सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट के बाद भी 1 साल में अगर कर देता है तो उसके पास ये रहेगा। रिलीज और डिस्चार्ज एज द केस में भी, तो ये तो पहला है कि कोई आर्मी नेवी में जॉब करता था पर्सन और उसका अगर रिटायरमेंट हो रहा है या फिर वो अपनी सर्विसेज से रिलीव हो रहा है या सर्विसेज से डिस्चार्ज हो रहा है, तो रिटायरमेंट से 1 साल पहले और रिटायरमेंट होने के बाद में 1 साल तक उसके पास में ये राइट है। सेकेंड आता है is or was an employee of the central government or state government or local bodies or state owned corporations and filed the aforesaid petition within a period of 1 year prior to or subsequent to the date of his retirement within a period of 1 year from the date of the commencement of this act, whichever is later। फिर से वही बात आ रही है, पहले आर्मी में थे, अभी आप आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में तो नहीं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर स्टेट गवर्नमेंट की या फिर किसी लोकल अथॉरिटी के, लोकल बॉडी के एम्प्लॉयमेंट में है और रिटायरमेंट होने पर आप अपनी प्रॉपर्टी में रहना चाहते हैं, तो या तो रिटायरमेंट होने के 1 साल पहले ही आपने कर दिया सूट फाइल, या फिर रिटायरमेंट होने के बाद 1 साल तक का समय, या फिर आपका रिटायरमेंट तो 1995 में हो गया था, 1996 में हो गया था और उस समय ऐसा कोई प्रोविजन था नहीं, तो अब आप खाली नहीं करवा पाए, आप खुद दूसरी जगह किराए पे जाके रह रहे हो, ठीक है। फिर अचानक से 2003 में आपको पता चला भी राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट का कमेंसमेंट हो गया है और उसमें हमारे पास में एक ग्राउंड है कि अगर हमारा रिटायरमेंट हुआ है स्टेट गवर्नमेंट से तो हम इमीडिएट पोजीशन रिकवरी ऑफ पोजीशन के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो ये भी बात इसमें लिखी हुई है, फ्रॉम within a period of 1 year from the date of commencement of this act, एक्ट के कमेंस होने के 1 साल के अंदर अंदर भी अगर आप कर देते हैं, यानी कि 2004 तक भी अगर आपने कर दिया तो भी ये चीज एप्लीकेबल हो जाती है। देन हैज बिकम अ सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन अगर हो गए हैं आप, 65 ईयर्स का है नहीं क्या, एज नहीं लिखे, आगे होगा शायद, सीनियर सिटीजन अगर आप हो गए हैं एंड फाइल अ फोर्सेड पिटीशन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 years, और कम से कम 3 years बाद आपने ये किया है। अब 3 years कौन सा, तो मान लीजिए एक पर्सन है जो आज रेंट पे देता है और अगले साल वो सीनियर सिटीजन हो गया और फिर वो जाके पिटीशन फाइल कर दे मैं सीनियर सिटीजन हो गया, खाली करवाया जाए, तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट कहता है, आपको पहले से पता था ना एज, तो कब आप सीनियर सिटीजन कम होने वाले हैं, कोई इमीडिएट तो है नहीं, अचानक तो है नहीं, सबको पता होता है कि भाई हमारे कितने साल हैं जब हम सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आएंगे। तो जिस किसी पर्सन को कम से कम 3 साल तक आपको किराएदार रहते हो गए हैं, तो 3 साल बाद आप सीनियर सिटीजन के बेसिस पे जरूर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। फिर आता है अ डिपेंडेंट लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ लैंडलॉर्ड हु वाज अ member of any armed forces or paramilitary forces of the union or has died during the course of his employment shall on the petition being filed in this behalf to the rent tribunal। तो जो आर्मी का पर्सन था उसकी तो डेथ हो गई, तो उसके ऊपर जो डिपेंडेंट है, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वो भी खाली करवा सकते हैं ऐसे में, क्योंकि पहले तो वो उनके साथ ही उनके क्वार्टर्स वगैरह अलॉट थे, उनमें रह रहे थे, अब क्या हुआ उसकी डेथ हो गई तो उनको खाली करने पड़े, तो वो भी यहाँ पे राइट रखते हैं। तो यहाँ पे 2 पार्ट्स अभी तक हमने देखे। सबसे पहला पार्ट में तो कौन थे, सबसे पहले पार्ट में तो आ रहे थे जो आर्मी नेवी का खुद का बंदा है, उसका रिटायरमेंट होता है या फिर वो रिलीव होता है, अपनी सर्विस से डिस्चार्ज होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी का बंदा है, उसका अगर रिटायरमेंट होता है, या फिर कोई पर्सन है जो सीनियर सिटीजन होने जा रहा है, तो सीनियर सिटीजन के बेसिस पे वो करवा सकता है अगर 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं किसी पर्सन को उसकी प्रॉपर्टी में रहते हुए। तब टू रिकवर इमीडिएट पोजीशन ऑफ द रेसिडेंस प्रेमिसेस इफ द पिटीशन इज फाइल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year, वो सारा चीज सेम ही है। फिर नेक्स्ट देखिए क्या आता है, आफ्टर द डेथ ऑफ द लैंडलॉर्ड ऑफ हिज, आफ्टर the death of a landlord, his widow shall on the petition being filed in behalf in the rent tribunal
be entitled to recover immediate possession of the residential premises if the petition is filed by her within a period of 1 year from the date of death of her husband. तो वही है कि जो लैंडलॉर्ड था उसकी डेथ हो गई है, तो उसकी जो विडो है वो चाहती है, तो वो भी इमीडिएट पोजीशन। वैसे तो पर्सनल यूज के लिए सूट पिटिशन फाइल करने का ग्राउंड हमारे पास में 9I में भी है, सेक्शन 9 क्लॉज I में, लेकिन इमीडिएट पोजीशन नहीं मिलता ना, वहां पे टाइम ज्यादा लग रहा है। तो यहाँ पे इमीडिएट पोजीशन के लिए हमारे पास में क्या आता है, इमीडिएट पोजीशन के लिए हम सेक्शन 10 में जा सकते हैं। विडो के लिए कंसर्न में ये बात कही गई है पर्टिकुलरली। Where the landlord has let out more than one premises, अब लैंडलॉर्ड है उसने एक से ज्यादा प्रेमिसेस लेट आउट कर रखे हैं, द पिटिशन अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी मेंटेनेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द टेनेंटेड प्रेमिसेस, वन टेनेंटेड प्रेमिसेस यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगर एक से ज्यादा दे रखे हैं किराए पे तो सिर्फ किसी एक प्रेमिसेस के लिए वो ऐसी पिटिशन फाइल कर सकते हैं इमीडिएट पोजीशन वाली, ऐसा नहीं कह सकते कि सबको खाली एक साथ करवा लें, और इन द सेम म्युनिसिपल एरिया का। देन आता है सबसेक्शन नंबर 3, ये कहता है where the landlord after letting out his premises on the ground floor has incurred such permanent disability। अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपने मुझे एक प्रॉपर्टी दी, आप एक ही बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पे तो फर्स्ट फ्लोर पे आप रहते हैं और ग्राउंड फ्लोर का जो एक कमरा था वो आपने मुझे रहने के लिए दे दिया, और फर्स्ट फ्लोर पे दूसरा कमरा है उसमें आप रहते हैं। अब आपके को कुछ ऐसी डिसेबिलिटी, आपको कुछ ऑपरेशन हुआ जिसकी वजह से आपको डॉक्टर ने बोल दिया कि आप स्टेयर केस नहीं चढ़ सकते, आपको सीढ़ियां चढ़ना मना है, तब आपको तो ग्राउंड फ्लोर पे चाहिए, ग्राउंड फ्लोर पे मैं रहता हूँ, तो आप चाहते हैं कि मैं ग्राउंड फ्लोर वाला जो है वो खाली कर वालू, तो एक इमीडिएट पोजीशन का आपके पास राइट है। हाँ, इसके लिए एक कंडीशन रहती है, अगर आप मुझे ऐसे ऑफर दें कि देखिए ग्राउंड फ्लोर का तो आप मेरे लिए वेकेंट कर दीजिए और सेम साइज का रूम फर्स्ट फ्लोर वाला जो मेरा है वो मैं आपको दे, एक तरह से एक्सचेंज वाली बात हो गई, तो इसके लिए तो इमीडिएट ऑर्डर हो जाएगा, बिल्कुल इसमें टाइम नहीं लगेगा। लेकिन सिर्फ वेकेट कराने वाली बात आएगी कि हम एक्सचेंज तो नहीं कर रहे हैं, ऊपर वाला फर्स्ट फ्लोर है उसमें तो रहेंगे, बाकी मेरे फैमिली मेंबर्स, मुझे अकेले के लिए ग्राउंड फ्लोर का चाहिए, तो वो उस वाले में फिर सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। तो परमानेंट डिसेबिलिटी वाला इसमें खैर लिख रहे हैं, इसमें टेम्परेरी डिसेबिलिटी की बात नहीं लिखी है। Where a landlord after letting out his premises on the ground floor has incurred such permanent disability due to he is unable to use the staircase, अब वो सीढ़ियां चढ़ने के लिए मना हो गया उसने, and requires the ground floor premises for his own residence, he shall on the petition being filed in this behalf to the rent tribunal be entitled to recover immediate possession of such ground floor premises on his furnishing a certificate from duly, हाँ अब ये जरूर है कि आपको मेडिकल बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल से वो सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना पड़ेगा कि हाँ ये डिसेबिलिटी हुई है, परमानेंट डिसेबिलिटी हुई है, एंड ऑन सेटिस्फाइंग द रेंट ट्रिब्यूनल, तो वो ऐसा अलॉट कर दिया जाएगा ग्राउंड फ्लोर का। अब यहाँ पे इसका जो प्रोवाइजो दे रखा है वो प्रोवाइजो वही है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, दैट इज प्रोवाइडेड दैट इफ टेनेंट इज प्रिपेयर टू वेकेट ग्राउंड फ्लोर प्रेमिसेस, अब मैं खुद ही राजी हो गया कि मैं तो खुद ही तैयार हूं, मैं आप ग्राउंड फ्लोर छोड़ देता हूं, मैं मुझे आप फर्स्ट फ्लोर वाला दे दो, मैं जाने के लिए तैयार हूं। इन एक्सचेंज ऑफ द प्रेमिसेस इन ऑक्यूपेशन ऑफ द लैंडलॉर्ड ऑन द अपर फ्लोर द रेंट ट्रिब्यूनल शैल पास ऑर्डर ऑफ इमीडिएट पोजीशन इन फेवर ऑफ लैंडलॉर्ड ओनली ऑन द कंडीशन दैट द लैंडलॉर्ड शैल मेक अवेलेबल प्रोपोर्शनेटली इक्वल, ऐसा नहीं होना चाहिए नीचे तो 2 कमरे दे रखे तो ऊपर एक ही दे रहे हैं, प्रोपोर्शनेटली इक्वल portion of the premises in his occupation on the upper to the tenant on such terms and conditions as may be fixed by the rent tribunal। rent tribunal इसके कंडीशन में और कोई कंडीशन फिक्स करते तो बात अलग है, अदरवाइज ऐसे एक्सचेंज के लिए तो बहुत ही इमीडिएट ऑर्डर हो जाएगा। और लास्ट इसमें आता है आपका सबसेक्शन नंबर 4, ये सब हम सेक्शन 10 ग्राउंड्स ऑफ इमीडिएट पोजीशन के लिए, रिकवरी ऑफ इमीडिएट पोजीशन की बात कर रहे हैं, और इमीडिएट पोजीशन के लिए आपका सेक्शन 16 का जो प्रोसीजर है वो एप्लीकेबल होता है, वो ध्यान रखिएगा। Where the landlord has recovered possession of the premises under this section, he shall be prohibited from letting out the same to any other, ये मैंने आपको बता दिया, तो 3 years तक फिर आप उसको नहीं दे सकते किसी को रेंट पे, राइट। तो ये बात, ये इसके ऊपर सेक्शन 16 एप्लीकेबल होगा, ये बात भी यहाँ पे लिखी हुई है। म्यूटेटिस का मीनिंग होता है एज इट इज। For the purpose of this section, the expression landlord shall mean the owner of the residential premises, और यहाँ पे लैंडलॉर्ड, वैसे तो लैंडलॉर्ड में कौन कौन आ रहा था,
लैंडलॉर्ड में एजेंट भी आ रहा था, जो कोई भी रेंट रिसीव कर रहा था वो सब आ रहा था, लेकिन इस सेक्शन के लिए लैंडलॉर्ड में सिर्फ और सिर्फ ओनर को इंक्लूड किया गया है। दूसरा कोई एजेंट वगैरह उसके बिहाफ पे रेंट रिसीव कर रहा था उसे यहाँ लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में लेंगे इस सेक्शन के लिए। तो लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन, वैसे लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन हमने कहाँ पे पढ़ी थी, सेक्शन 2 क्लॉज सी में, वहां पे तो लिखा था अदर देन ओनर भी इंक्लूड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है सिर्फ ओनर ही इंक्लूड होगा। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। हमने चैप्टर 3 में से सेक्शन 8, 9 और 10 तीनों को पढ़ा समझा अच्छी तरह से। अगर कोई डाउट हो तो आप अभी पूछ सकते हैं, और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे।